नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज तक के तमाम दर्शकों को ये नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, हम यही दुआ करते हैं। 2021 ने दस्तक दे दी है और ऐसे में नए साल के स्वागत के लिए अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से जश्न मनाया गया, मगर इस बार का जश्न पहरेदारी में हुआ। कोविड के चलते अलग अलग शहरों में कई तरह की पाबंदियां लगाई गई। इन पाबंदियों को जिन्होंने तोड़ा उन पर कार्रवाई भी हुई। स्वागत है 2021 का। 2020 को लोगों ने विदा किया और बाहें पसार कर 2021 का स्वागत किया। अलग अलग शहरों में 2021 के स्वागत की शानदार तस्वीरें सामने आईं। लोगों ने नए बरस का जमकर लुत्फ उठाया, मगर इस बार लुत्फ थोड़ा फीका रहा। कि कोरोना के दूसरे वायरस के आगमन को लेकर गृह मंत्रालय ने दिल्ली में रात 11 बजे से सुबह दिल्ली में सिर्फ 50% ही पब रेस्टोरेंट खुले। स्पेशल इवेंट की इजाजत नहीं दी गई। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद ही एंट्री बंद कर दी गई। रात 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से निकासी रोक दी गई। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के भी जमकर चालान कटे। डीएम ऑफिस की तरफ से रात भर इसी तरह से गाड़ी चलती रही और अनाउंसमेंट के जरिए बार बार बताया जाता रहा कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका खास तौर पर ख्याल रखें और साथ ही साथ एक दूसरे के बीच में जो है पर्याप्त दूरी बनाए रहें। सबसे खास ध्यान ये रहा कि जो कोरोना को तहत जो प्रोटोकॉल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर अप्लाई किया जाए। और आपको बता दें कि नए स्ट्रेन के जो मरीज हैं वो दिल्ली में भी मिले हैं, लिहाजा सरकार की तरफ से गाइडलाइंस थी कि यहाँ पर जो कोविड प्रोटोकॉल है उसे ठीक तरह से पालन कराया जाए। इसीलिए न केवल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि पुलिस और तमाम पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान भी पूरी रात तैनात रहे। और सबसे खास बात यह रही कि सबका ज्यादा जोर सिर्फ और सिर्फ कोविड प्रोटोकॉल को इंप्लीमेंट कराने को लेकर के रहा। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी पहरे के साए में नए साल का जश्न मनाया गया। कोविड के चलते गुरुग्राम में 71 पुलिस नाके बनाए गए। 71 पुलिस नाकों पर 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। दिल्ली की तैयारी पूरी थी, इसीलिए नियमों का सख्ती से पालन कराया गया। लेकिन यही हाल मुंबई में रहा। न्यू ईयर पर जश्न और रोशनी से नहा जाने वाली मुंबई ने ऐसा न्यू ईयर शायद ही कभी देखा हो। शायद ही न्यू ईयर के दिन ऐसी बेनूर रही हो मुंबई, और वो इसलिए क्योंकि मुंबई में धारा 144 लागू रही। पब, रेस्टोरेंट, बार बंद रहे। सोसाइटी या छतों पर पार्टी करने पर रोक रही। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई हुई। गुजरात के अहमदाबाद में भी कोविड के नियमों के चलते पाबंदियों में न्यू ईयर का जश्न मनाया गया। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू लागू रहा। शहर में आने जाने की पाबंदी रही। रात 9 बजे के बाद शहर में नो एंट्री हो गई। 4000 पुलिसकर्मी तैनात रहे। अपनी चकाचौंध और जश्न से सराबोर रहने वाला बेंगलुरु में भी नए बरस का उत्सव उस तरह से नहीं हुआ जैसे होता था। बेंगलुरु में रात 10 बजे से 6 बजे तक ज्यादातर फ्लाईओवर्स पर ट्रैफिक रोक दिया गया था। नए साल का जश्न मनाने पहाड़ों पर पहुंचे सैलानियों का उत्साह भी इस बार मध्यम रहा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। उत्तराखंड में भी सार्वजनिक जगहों पर पार्टी करने पर रोक रही। ये सख्ती इसलिए की गई ताकि लोग सुरक्षित रहें, वो कोविड की चपेट में न आए, जश्न मनाएं और नए साल को बेहतर बनाएं। तमाम कड़वी यादों से भरा 2020 का सूरज ढल गया। अब उम्मीद कि 2021 प्रसन्नता का प्रकाश फैलाएगा। आज तक ब्यूरो। पूरी दुनिया नए साल के जश्न में सराबोर है। सबसे पहले नए साल ने न्यूजीलैंड में दस्तक दी। न्यूजीलैंड में आतिशबाजी और रोशनी से आकाश रंगा ही था कि ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का जश्न शुरू हो गया और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद पूरी दुनिया इस उम्मीद में नए साल का जश्न मनाने लगी कि आने वाला साल प्रसन्नता का प्रकाश फैलाएगा। ये नए साल में उम्मीद और खुशियां पाने की तस्वीरें हैं। रोशनी से नहाया हुआ है न्यूजीलैंड। जगमग है न्यूजीलैंड का आकाश नए साल के प्रकाश में। जश्न से सराबोर है न्यूजीलैंड।
सबसे पहले न्यूजीलैंड ने नए साल का स्वागत किया इस जबरदस्त अंदाज में। ऐसा जश्न हुआ कि साल 2020 की कड़वी यादों को जश्न की रोशनी के रंग फीका कर दे। न्यूजीलैंड नए साल के जश्न में डूबा था। कुछ ही देर में ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल ने दस्तक दे दी। तस्वीरें देखिए, आतिशबाजी हो रही है। रोशनी के हजारों रंगों से नहाया हुआ है सिडनी। ऑस्ट्रेलिया में नए साल का जश्न जोरदार हुआ। सिडनी में स्वैग से किया गया नए साल का स्वागत। ऑस्ट्रेलिया के बाद जापान, दक्षिण कोरिया, रूस में लोगों ने नए साल का स्वैग से स्वागत किया। मॉस्को में नए साल का स्वागत कुछ इस तरह हुआ और इस तरह दुनिया के कई देशों ने साल 2020 को टाटा बाय बाय बोल दिया और नया साल 2021 नई उम्मीदों के साथ शुरू हो गया है। चीन में भी नए साल का जश्न हो रहा है और अफगानिस्तान जैसे देशों में रात 1 बजे के बाद नए साल का जश्न शुरू हुआ। इंग्लैंड में तो नया साल तब शुरू हुआ जब भारत में 1 जनवरी की सुबह हो गई और 5:30 बज गए। और इसके बाद कनाडा और अमेरिका में नए साल का जोरदार स्वागत किया गया। आगमन तो हो ही चुका है, कहीं पहले तो कहीं थोड़ी देर बाद। ये रंग, ये खुशियां मैसेज दे रही हैं कि 2020 पूरी दुनिया के लिए महामारी साबित हुआ है, तो साल 2021 मरहम साबित होगा। रात के अंधेरे में जगमगाता आसमान मानो कह रहा है कि 2020 को भूल जाइए, 2021 का अब नए बरस का जश्न मनाइए और उम्मीद कीजिए कि नया साल तमाम कड़वी यादों को भुलाएगा, खुशियां लेकर आएगा। नए साल में नई उम्मीदें हैं और सबसे बड़ी उम्मीद कोरोना पर फतह की है। तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं, बस देर है वैक्सीन पर मुहर लगने की, जिसका फैसला सरकार जल्द करने वाली है। लेकिन वैक्सीन आने से पहले अफवाहों के सरगर्म बाजार को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को सतर्क किया है। कोरोना की वैक्सीन भारत में अभी नहीं आई, लेकिन जल्द आने वाली है। पर उससे भी जल्द वैक्सीन को लेकर अफवाहें आ चुकी हैं। इस नए जमाने में सच को आगे बढ़ने में चाहे जितना वक्त लग जाए, लेकिन इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में अफवाहें हवा से भी तेज फैलती हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर भी यही हो रहा है। न सिर न पैर, जाने कहां कहां से कैसी कैसी अफवाहें उड़ने लगी हैं। कोरोना वैक्सीन में सूअर की चर्बी है। कोरोना वैक्सीन मुसलमानों के लिए हराम है। वैक्सीन लगाने से भी कोरोना हो जाएगा। कोरोना के नए स्ट्रेन पर वैक्सीन बेअसर है। वैक्सीन का असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। कोरोना वैक्सीन के शरीर पर दुष्परिणाम होंगे और भी न जाने क्या क्या। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन अफवाहों की आंधी को भांप चुके हैं। इसीलिए नए साल के मौके पर उन्होंने देश के लोगों को आगाह किया है। जब वैक्सीन का काम प्रारंभ हो तो भी अफवाहों का बाजार भी उतना ही तेज चलेगा। किसी को बुरा दिखाने के लिए सामान्य मानव का कितना नुकसान हो रहा है, इसकी परवाह किए बिना न जाने अनगिनत काल्पनिक झूठ फैलाए जाएंगे। कुछ मात्रा में तो शुरू भी हो चुके हैं और भोले भाले गरीब लोग या कुछ बदइरादे से काम करने वाले लोग बड़े कन्विक्शन के साथ इसको फैलाते हैं। मेरा देशवासियों से आग्रह होगा कि कोरोना के खिलाफ एक अनजान दुश्मन के खिलाफ लड़ाई है। अफवाहों के बाजार गर्म न होने दें। भारत के लोगों को कौन सी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी, इसे लेकर बैठकें चल रही हैं। सरकार बहुत जल्द फैसला लेने वाली है।
वैक्सीन के रखरखाव, ढुलाई और टीकाकरण की तैयारियां देश में पहले से ही चल रही हैं। यानी वैक्सीन पर मुहर लगते ही बिना देरी किए टीकाकरण अभियान भी शुरू किया जा सकता है। ऐसे में ये बहुत जरूरी है कि लोग अफवाहों के चक्रव्यूह में न फंसें और टीका लगवाने को तैयार हों। कोविड के वक्त हमें पता चला है कि काफ़ी सारे गलत खबरें काफ़ी आसानी से लोगों में फैलती है। इसलिए लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो खबर जो असली सोर्स से आती है उसी के ऊपर विश्वास करें, और जो खबर ऐसे लग रहा है कि कोई असली सोर्स ना हो या किसी दूसरे आदमी को कोट करके कोई बोल रहा हो, उसके ऊपर विश्वास ना करें। एक और बात जिसका नए साल में कई लोगों को इंतजार है वो ये कि क्या वैक्सीन आने के बाद कोरोना खत्म हो जाएगा? क्या नियम और सावधानियों की सख्ती बरतने की जरूरत नहीं होगी? पीएम ने इसका भी जवाब दिया। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। साल 2020 के आखिरी दिन पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकोट में एम्स की आधारशिला रखी। वैक्सीन पर अफवाह और कोरोना के प्रति सावधानी को लेकर पीएम ने इसी मौके पर देश के लोगों को सतर्क किया। आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें, आखिरकार 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान सरकार ने कल शाम कर दिया है। शिक्षा मंत्री निशंक ने परीक्षा का पूरा खाका समझाया है। 4 मई को पहली परीक्षा होगी और 15 जुलाई तक रिजल्ट भी सामने आ जाएंगे। हालांकि कई सवाल भी हैं जिसे लेकर छात्र और अभिभावक थोड़े फिक्रमंद हैं। 30 लाख छात्र बड़ी बेसब्री से और टकटकी लगाए बोर्ड परीक्षा की तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे थे। देश के शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ठीक शाम 6 बजे सामने आए और बारी बारी से बोर्ड परीक्षा की तारीखों और तैयारियों का विस्तार से खुलासा किया। पिछले कई दिनों से छात्रों, अभिभावकों, स्कूल और प्रशासन के दिलो दिमाग में जारी सस्पेंस खत्म हो गया। 10वीं और 12वीं की लिखित परीक्षा 4 मई से शुरू होंगी और 15 जुलाई तक छात्रों के इम्तिहान के नतीजे भी आ जाएंगे, जहां 30 लाख छात्रों की मेहनत का फैसला होगा और भविष्य की दिशा तय होगी। इन परिस्थितियों में बहुत आपसे संवाद करने के बाद और व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी, वो बोर्ड की परीक्षा जो 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है, वो बोर्ड की परीक्षा 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। और 4 मई से प्रारंभ होने वाली ये बोर्ड की परीक्षा हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे। और समय पर ही हम लोग कोशिश करेंगे कि हम समय पर उसके बाद कॉपियों का निरीक्षण कराएंगे और समय पर आपका रिजल्ट भी हम तैयार करके करना चाहेंगे। हिंदुस्तान की शैक्षणिक जो गतिविधियां हैं वो पूरी ताकत के साथ खड़ी रही हैं, चरमराई नहीं है। हाँ, कभी हमने पाठ्यक्रम को कम किया, लगातार हम शैक्षणिक कैलेंडर को जारी करते रहे, हम छात्रों से सीधा संवाद करते रहे, हम अभिभावकों से संवाद करते रहे, हम अध्यापकों से, अफसर से हम संवाद करते रहे, और जो भी कठिनाई आई हमने मिलकर के उसका समाधान किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि न सिर्फ सरकार बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, बल्कि परीक्षा देने वाले लाखों छात्रों की तैयारी भी नए नए तरीकों की मदद से पुख्ता है। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा के बाद सीबीएसई बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही डेट शीट भी उपलब्ध हो जाएगी। हालांकि अभी मंत्रालय की ओर से ये नहीं बताया गया कि परीक्षा कितने सेंटर पर होगी। बात तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से कोविड का सामना इंडिया ने किया है, नंबर 1, और दूसरी तरह से किस तरह का हमने ऑनलाइन एजुकेशन में जो ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएटली हम लेके आए हैं, ये अद्भुत है, दुनिया में कभी नहीं हुआ है ये। और कई महीनों से
जितने भी स्कूल हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस बना रहे हैं, अपने ड्राई रन कर रहे हैं, अपनी रिहर्सल कर रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा और जब परीक्षा होगी तो किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सारा सिलेबस तैयार करें, जो अच्छे स्टूडेंट्स नहीं हैं और थोड़ा भयभीत हैं इस पूरे माहौल से, उनके लिए मेरा सुझाव ये है कि थोड़ा सा कम सिलेबस तैयार करें, और जो तैयार करें पुख्ता तरीके से तैयार करें। हालांकि कोरोना काल में सरकार के ऑफलाइन परीक्षा कराने के फैसले पर विपक्ष और कई अभिभावक पहले से ही सवाल उठा रहे हैं। कई आशंकाएं भी जाहिर कर चुके हैं। मसलन कोरोना के वक्त में लिखित परीक्षा की क्या जरूरत थी? परीक्षा के दौरान महामारी के संक्रमण को कैसे रोका जाएगा? परीक्षा केंद्रों पर होने वाली भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाएगा? कोरोना की वजह से छात्रों को तैयारी के लिए पूरा वक्त नहीं मिला। बोर्ड की परीक्षाओं को पूरे मई तक क्यों नहीं टाला गया? कोरोना महामारी को देखते हुए सवाल वाजिब भी हो सकते हैं, लेकिन देश के शिक्षा मंत्री निशंक ने साफ साफ कहा कि छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। हालांकि कोरोना काल में करीब 30 लाख छात्रों की परीक्षा का सफल आयोजन सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। वैसे इसी मुश्किल वक्त में ही सरकार ने इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षा को कामयाबी के साथ आयोजित करके भरोसा तो जरूर जगाया है। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक। रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में पशु तस्करी रैकेट को लेकर सीबीआई ने कल छापेमारी की। छापों की जद में आए टीएमसी नेता विनय मिश्रा, जिनके इस केस में भूमिका संदिग्ध है। बड़ी बात यह है कि विनय मिश्रा ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक के बेहद करीबी है। जाहिर है सियासत तो सरगर्म होगी। बंगाल के सिंहासन के लिए टीएमसी और बीजेपी में छिड़े घमासान में साल के आखिरी दिन सीबीआई के नए चैप्टर का आगाज हो गया। टीएमसी की यूथ विंग के नेता विनय मिश्रा के कोलकाता के कई ठिकानों पर सीबीआई अफसरों ने दस्तक दी। तलाशी अभियान चला। इरादा टीएमसी नेता से पूछताछ का भी था, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि विनय मिश्रा तब से फरार हैं जब से बंगाल के पशु तस्करी रैकेट में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इस रैकेट में उनकी भी बड़ी भूमिका मानी जा रही है। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर बड़े पैमाने पर पशु तस्करी के आरोप, पशु तस्करी में बीएसएफ अफसरों और नेताओं पर भी आरोप। 21 सितंबर को सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में केस दर्ज। 17 नवंबर को बीएसएफ कमांडेंट सतीश कुमार गिरफ्तार। रविवार को 2 पुलिसकर्मियों कारोबारियों से पूछताछ। 31 दिसंबर को टीएमसी नेता विनय मिश्रा के ठिकानों पर छापे। सीएम ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के करीबी हैं विनय मिश्रा। टीएमसी यूथ विंग के वे जनरल सेक्रेटरी हैं। अभिषेक जी के बिल्कुल खास हैं। वो उनका फाइनेंस मैनेज करते हैं। उनके यहाँ टीएमसी की रेड पड़ी है। और आज ये भी पता लगा मुझे कि अभिषेक जी के बंगले पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये भी पता लगा कि नवान में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक भी हुई है। मुझे ये भी पता लगा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कुछ अधिकारियों से चर्चा की है। अब विनय मिश्रा इस सरकार में और संगठन में कितने महत्वपूर्ण हैं, इससे पता लग रहा है कि सीबीआई की रेड लगने के बाद पूरी सरकार में हलचल मच गई। बंगाल में चुनावी बुखार दिनों दिन चढ़ रहा है। बीजेपी और टीएमसी दोनों एक दूसरे पर रोजाना नए वार पलटवार कर रहे हैं। सीबीआई का छापा भी इसी सियासी आग में घी का काम कर रहा है। टीएमसी कह रही है कि केंद्र सरकार ने सारी एजेंसियों को चुनावी एजेंडे पर लगा दिया है। कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी अभी तक नहीं पकड़ा गया या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये पिछले रात से शुरू हुआ है। अगर हुआ है तो सालों भर हुआ है। जब वाम मोर्चा सत्ता में था उस समय से हुआ है। तो इतने दिन वो सो रहे थे, अभी चुनाव आ गया, जाग गए, कुंभकर्ण का निद्रा भंग हो गया। बंगाल की लड़ाई का एक मैदान राजभवन में भी है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ममता सरकार के तौर तरीकों पर अक्सर सवाल उठाते रहते हैं। बंगाल वासियों को नए साल का संदेश देते हुए राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता बनर्जी पर एक बार फिर निशाना साधा। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी के दिग्गजों के लगातार बंगाल दौरों से परेशान होकर चुनाव से पहले बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा उछाल दिया है। Oneness of nation reflected in the preamble of the Indian Constitution, we the people must guide all those who misguidedly engage in divisive refrain of outsider.
लेकिन ममता बीजेपी के तमाम दिग्गजों को जवाब अकेले दम पर दे रही हैं। जहां जहां अमित शाह या जेपी नड्डा पहुंचते हैं, वहां भगवा की चमक को फीकी करने की कोशिश में ममता भी पहुंच जाती हैं और जो कहती हैं खुलकर कहती हैं। আর মানুষে মানুষে দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। আমাদের মিছিলে দেখুন কত মানুষ, লক্ষ লক্ষ, কটা মাত্র ফ্ল্যাগ, আর ওদের দেখবেন 10টা লোক তো 5000 ফ্ল্যাগ, আর ওই ফ্ল্যাগটা বহন করে কারা? এজেন্সি লোকেরা। ममता खेमे के कई सिपहसालार अब भी बीजेपी कैंप की शोभा बढ़ा रहे हैं। चुनाव से पहले तक ये खेल और भी तेज होना तय है। सियासत की फितरत यही है, लेकिन जो इतनी आसानी से हथियार डाल दे वो ममता बनर्जी नहीं। ये बात बीजेपी को भी अच्छे से पता है। यही वजह है कि बीजेपी के तमाम रणनीतिकार बंगाल के हाईवे की खाक छानने में जुटे हैं। कोलकाता से मनुग्या लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। और नया साल है 2021 दस्तक दे चुका है। आज से क्या कुछ बदल रहा है आपको हम ये दिखाते हैं। ये देखिए, नए साल के नए कायदे, आज से क्या बदल रहा है। 50,000 से ज्यादा के चेक पर ग्राहक की जानकारियां बैंक दोबारा कंफर्म करेगा। भुगतान सीमा बढ़कर 5,000 अभी तक 2,000 ही थी। साथ ही यूपीआई पेमेंट पर गूगल पे, फोन पे जैसे ऐप पर अब अतिरिक्त शुल्क देना होगा। देखिए क्या क्या चेंजेस अब आ गए। 5 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों को अब 12 के बजाय सिर्फ 4 रिटर्न देने होंगे। मोबाइल पर कॉल करने पर 0 लगाना होगा। यह नियम 15 जनवरी से लागू होगा। 50,000 से ज्यादा के चेक पर, जैसा कि आपको बताया, ग्राहक की जानकारियां बैंक दोबारा कंफर्म करेगा। और पहाड़ों पर बर्फबारी और उत्तर भारत में ठंड के बीच कश्मीर के जोजिला में बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चला। वहां पर करीब 300 लोग बर्फीले इलाके में तेज हवाओं के बीच फंस गए। उन्हें बचाने के लिए बीआरओ ने अभियान चलाया। बर्फिस्तान में फंसी सैकड़ों जिंदगियां, बर्फीली हवाओं ने बरपाया कहर, 100 से ज्यादा गाड़ियों की थमी रफ्तार। बर्फिस्तान में 300 जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा अभियान। एक्शन में आए जवान, बची एक एक जान। बर्फिस्तान में रात के अंधेरे में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन शायद ही कभी देखा होगा। जोजिला की ये तस्वीरें देखिए। बर्फीली वादियों में हड्डी गला देने वाली तेज हवाएं मुसीबत बढ़ा रही हैं। उसी विषम हालात में बीआरओ के जवान जुटे हैं जिंदगी बचाने में। द्रास की ओर से आ रही 106 गाड़ियां इस बर्फिस्तान में फंस गईं। उन सभी गाड़ियों में मौजूद थे करीब 300 लोग। इस बर्फिस्तान में जो सड़क सफेद चादर की मोटी परत से ढकी है, उसी से होकर सभी गाड़ियों को द्रास की ओर जाना था। लेकिन बर्फीली हवाओं ने मानो सभी के सामने संकट का पहाड़ खड़ा कर दिया। जो जहां था वहीं अटक गया। सर्द रात के सितम के आगे गाड़ियां एक एक कर बेदम होती गईं। रफ्तार ऐसी थमी कि बिना मदद के टस से मस होना भी मुश्किल हो गया। आपात स्थिति में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों को उतरना पड़ा। फिर शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। जितनी गाड़ियां इस बर्फीली वादियों में फंसी थी, सभी को बीआरओ ने बाहर निकाला। कई घंटे तक ये ऑपरेशन चला। अपनी दिलेरी और सूझबूझ की मिसाल पेश करते हुए बीआरओ ने 300 जिंदगियों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। श्वेता सिंह, द्रास, आज तक।
हम रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।